गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने लैंड और सॉइल के बारे में थोड़ा पढ़ा था। इसी में थोड़ा हम आगे बढ़ के सॉइल फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे और सॉइल डिग्रेडेशन आदि को से बचने के उपाय भी देखेंगे। फिर वाटर के बारे में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो नंबर 2 में पहला टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मतलब सॉइल फॉर्मेशन के महत्व जो फैक्टर्स है, कारक है, मिट्टी के निर्माण के या मृदा के निर्माण में जो कारक सहायक है वो कौन कौन से है। देखिए, द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो जो मुख्य फैक्टर्स है मिट्टी के निर्माण के लिए या मृदा के निर्माण के लिए वह है पेरेंट रॉक की नेचर। पेरेंट रॉक होती है जनक शैल। पेरेंट रॉक जो चौथी लेयर है सॉइल की, ठीक है, वहाँ उसका नेचर एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। इसके अलावा जो क्लाइमेट जलवायविक जो फैक्टर्स है कारक, वो भी जिम्मेदार हैं। द अदर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द टोपोग्राफी। और मिट्टी के निर्माण में जो दूसरे फैक्टर सहायक है उनमें पहला है टोपोग्राफी, मतलब भौगोलिक आकृति, स्थलाकृति, एंड रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जैविक पदार्थ है उसकी भूमिका, एंड टाइम टेकन फॉर कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसके अलावा जो सॉइल फॉर्मेशन मिट्टी के निर्माण में जो कंपोजिशन है, मतलब उसका संगठन है, उसकी रचना है या उसमें टाइम टेकन कितना समय लगा, मिट्टी के निर्माण या मिट्टी के संगठन निर्माण में कितना समय लगा, ये भी महत्वपूर्ण फैक्टर या महत्वपूर्ण कारक है। पेरेंट रॉक डिटरमाइंस द कलर। और जो पेरेंट रॉक होती है या जनक शैल या जनक चट्टानें जो होती है वो निर्धारित करती है मिट्टी के रंग को। इसके अलावा टेक्सचर मतलब उसकी बनावट कैसे होगी या गठन कैसे होगा। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिर उसकी रासायनिक प्रॉपर्टी, गुणधर्म क्या होगा, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। फिर मिनरल्स क्या होंगे, उसमें कौन कौन से मिनरल्स होंगे, ठीक है, कैल्शियम होगा कि मैंगनीज होगा कि नाइट्रोजन होगी या और कुछ होगा उसमें। फिर कंटेंट भी, उसमें क्या क्या मतलब कंटेंट क्या क्या चीज़ उसमें फर्टाइल चीज़ें हैं उसके अंदर, वो सारी उसमें क्या क्या मिलेगी वो सब उसके कंटेंट में आएगा। एंड परमिएबिलिटी मतलब पारगम्यता ऑफ सॉइल। इसके अलावा मिट्टी की पारगम्यता के बारे में भी पेरेंट जो रॉक होती है या जनक शैल जो होती है वही निर्धारित करती है। तो पेरेंट रॉक से मिट्टी के रंग के बारे में, टेक्सचर के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टी और मिनरल कंटेंट, और परमिएबिलिटी मतलब वही पारगम्यता के बारे में निर्धारण होता है। फिर रिलीफ डिटरमाइंस द एल्टीट्यूड एंड स्लोप एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। तो और रिलीफ जो होती है, उच्चावच, ये मतलब मिट्टी निर्माण में जो सहायक होते हैं वो कुछ तत्व है। जैसे रिलीफ है, रिलीफ का शाब्दिक अर्थ है उच्चावच। इससे हमें अल्टीट्यूड के बारे में मतलब ऊंचाई के बारे में या तुंगता के बारे में पता पड़ता है। इसके अलावा स्लोप मतलब ढाल, एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, और मिट्टी के संचय के बारे में। एक्यूमुलेशन मतलब संचय या संग्रह, तो मिट्टी के संचय आदि का निर्धारण रिलीफ के द्वारा होता है। फिर फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्लोरा, फोना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वनस्पति जात या प्राणी जगत, वनस्पति जगत और प्राणी जगत। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीवाणु। ये सभी क्या करते हैं, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन इन सॉइल। ये सभी मिट्टी में ह्यूमस के निर्माण को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। ह्यूमस होता है सड़ी गली पत्तियों वाली मिट्टी, है ना, जो पेड़ पौधे जहाँ होते हैं, जहाँ उसके नीचे पत्तियाँ टूटती रहती है, गिरती रहती है ज़मीन पे मिलके, वो जब सड़ जाती है तो मिट्टी में मिल जाती है,
तो इस तरह जो मिट्टी होती है वो ह्यूमस वाली मिट्टी होती है, जो कि बहुत उपजाऊ होती है। फिर क्लाइमेट डिटरमाइंस टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट तो जानते ही आप, जो जलवायु है उससे किसका निर्धारण होता है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल, मतलब तापमान का और बारिश का, वर्षा का। ठीक है। फिर विच इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग, जो कि वेदरिंग मतलब अपक्षय, जब चट्टान टूट के बिखर के मिट्टी मिट्टी में हो जाती है, चट्टान के टुकड़े होकर वो मिट्टी में जब बदल जाती है तो उसको कहते हैं अपक्षय, वेदरिंग एंड ह्यूमस इन प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और मतलब वेदरिंग और ह्यूमस जो सॉइल फॉर्मेशन है इसमें अपना योगदान देते हैं। तो क्लाइमेट भी टेम्परेचर और रेनफॉल में का निर्धारण करता है, जिसकी वजह से जो वेदरिंग होती है, मतलब जो अपक्षय होती है, चट्टानें टूट कर बिखरती है, उसकी दर, और ह्यूमस की जो प्रोसेस होती है प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन में, उसकी दर भी दोनों प्रभावित होती है। फिर टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल। अब टाइम मतलब समय की वजह से जो सॉइल का प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल मतलब मिट्टी के प्रकार या मिट्टी की जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी के जो लक्षण होते हैं उसको डिटरमाइन करते हैं, प्रभावित करती है। तो थिकनेस मतलब मोटाई, तो मिट्टी कितनी मोटी है, पतली होगी, उसको टाइम डिटरमाइन करता है या निर्धारित करता है। समय के साथ साथ मिट्टी पतली मोटी हो सकती है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। तो 1 सेंटीमीटर मिट्टी के निर्माण में हजारों या सैकड़ों साल लगते हैं, सैकड़ों साल लग जाते हैं। ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ ओनली ए सिंगल फैक्टर। सॉइल फॉर्मेशन एक सिंगल फैक्टर की वजह से नहीं होता है, बल्कि मतलब ऊपर जो जितने भी फैक्टर दिए गए हैं उनमें से किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं होता, बल्कि इन सब का कंबाइन फैक्टर्स की वजह से सबका सम्मिलित रूप होने की वजह से होता है। इन फैक्ट इट इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑल द जियोक्लाइमेटिक फैक्टर अवेलेबल। असलियत में ये क्या होता है कि ऊपर जितने भी फैक्टर हमने पढ़े, उन सब के मिक्सचर की वजह से, उन सब के सामूहिक योगदान की वजह से सॉइल फॉर्मेशन या मिट्टी का निर्माण होता है। द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल एंड मिनरल बैलेंस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी प्रेजेंस की वजह से या उसकी उपस्थिति की वजह से जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स है साइकिल का, मतलब सॉइल न्यूट्रिएंट साइकिल, जो मिट्टी की उपजाऊपन उसका जो चक्र है और जो मिनरल बैलेंस है, वो उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, मतलब मिट्टी की डिग्रेडेशन मतलब वही निम्नीकरण, और कंजर्वेशन मेजर्स मिट्टी को निम्नीकरण से बचाने के उपाय। द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन। तो मिट्टी में सबसे ज़्यादा हम जो थ्रेट्स हैं, मतलब खतरे हैं, वो एक है सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन, और डिप्लीशन, और मिट्टी की क्षीणता मतलब मिट्टी अपनी जो उपजाऊपन है उसको धीरे धीरे खोती जा रही है। तो डिप्लीशन मिट्टी की क्षीणता, और मिट्टी का अपरदन, मिट्टी कट कट के बारिश के साथ बह के चली जा रही है, और जो खेतों के ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है वो बह के पानी के साथ चली जा रही है, जिससे सॉइल इरोजन हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है, और वो मतलब खेत बंजर हो रहे हैं। फिर ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचुरल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें मनुष्य भी और प्राकृतिक कारण भी, दोनों ही मिट्टी के निम्नीकरण की जिम्मेदार है। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन मतलब जो पेड़ों को हम कटाई कर रहे हैं, जंगलों को हम काट रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग, ज़रूरत से ज़्यादा हम जानवरों को चरा रहे हैं, पशुचारण कर रहे हैं। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, और जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स
जो जो हम केमिकल वाले जो खाद बीज इनका यूज कर रहे हैं, इनकी वजह से भी खेत ख़राब हो रहे हैं, बंजर हो रहे हैं। फिर पेस्टिसाइड्स और जो कीटनाशक हम खेतों में यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से भी सोइल सोइल की जो फर्टिलिटी है वो ख़राब हो रही है। रेन वाटर, ये रेन वाटर बारिश के पानी की वजह से, लैंडस्लाइड्स या फिर लैंडस्लाइड्स भूस्खलन की वजह से, एंड फ्लड्स और बाढ़ की वजह से क्या है, सोइल डिग्रेडेशन हो रहा है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो जो उपजाऊ मिट्टी है उसको वो बहा के अपने साथ ले जाती है। फिर सोइल कंजर्वेशन रेफर्स टू द प्रोटेक्शन, एफिशिएंट यूज ऑफ सॉइल एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज। तो मिट्टी के जो संरक्षण है उसमें क्या हम करते क्या हैं कि मिट्टी का संरक्षण करते हैं और उसका एफिशिएंट यूज़ करते हैं, कुशल प्रयोग करते हैं। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल रिसोर्सेज, और जो मिट्टी के संसाधन हैं, सॉइल या मृदा के संसाधन हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो उसके मिट्टी को डिग्रेडेशन होने से बचाने के लिए हम कुछ उपाय करते हैं जो इस प्रकार है। पहला है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग मतलब मल्च बनाना। मल्चिंग इज़ द मेथड इन विच द बेयर ग्राउंड, कि मल्चिंग एक तरह का विधि है जिसमें कि बेयर ग्राउंड मतलब जो खाली मैदान होता है जिसमें कोई कवर नहीं है, अनावरित जो ज़मीन होती है, बिटवीन प्लांट्स, जो पेड़ पौधों के बीच की होती है, उसको कवर कर दिया जाता है। किससे? लेयर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, जैविक जो पदार्थ होते हैं, उनसे क्या कर दिया था, ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। लाइक स्ट्रॉ, जैसे कि स्ट्रॉ एक प्रवाल होता है, प्रवाल उससे उसको ढक दिया जाता है। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। तो प्रवाल जो होते हैं या जो स्ट्रॉ जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, सॉइल मॉइस्चर को, मिट्टी की जो आर्द्रता या नमी होती है मिट्टी में, उसको रिटेन करने में, बरकरार या वहीं बनाए रखने में सहायता करते हैं। दूसरा तरीका है एक कॉन्टूर बैरियर। कॉन्टूर बैरियर मतलब समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। तो कॉन्टूर बैरियर इज़ द मेथड, एक दूसरा तरीका है, इन विच स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टूर्स। तो कॉन्टूर मतलब समोच्च रेखा के साथ साथ पत्थर और घास और मिट्टी, इन सब का प्रयोग किया जाता है बैरियर के रूप में, मतलब रोधिकाएँ बनाने में, ताकि वो जो मिट्टी है बह के बाहर न निकल जाए। फिर ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ देम टू कलेक्ट वाटर। इसके अलावा जो पानी है, पानी को इकट्ठा करने के लिए ट्रेंचेस मतलब खाइयाँ बनाई जाती है, ठीक है, ताकि पानी बह के दूर न चला जाए, निकल ना जाए। और इस तरह से कॉन्टूर बैरियर के द्वारा भी मिट्टी के कटाव को रोका जाता है और उसको डिग्रेडेशन होने से बचाया जाता है। फिर है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब वही वेदिका फार्म या सीढ़ीनुमा खेत जैसे होते हैं ना, उस टाइप के, ये पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होते हैं। इन टेरेस फार्मिंग ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स ऑफ टेरेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स। जो स्टीप स्लोप्स होते हैं, खड़ी ढलान जहाँ होती है वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ीनुमा खेत जैसे कुछ बना लिए जाते हैं, सो दैट फ्लैट सरफेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। और ताकि जो सीढ़ीनुमा खेत जैसे वो बना के फ्लैट सर्विस कर लेते हैं और वहाँ पे वो क्रॉप्स उगाते हैं। इट रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। इससे क्या होता है, जो सरफेस होता है, भूमि की ऊपरी परत है, वो रन ऑफ होने से, बारिश के पानी के साथ बहने से बचती है, और इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन, मिट्टी का अपरदन या मिट्टी का कटाव कम होता है। नेक्स्ट है इन इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब बीच की फसल उगाना। इन इंटरक्रॉपिंग डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज मतलब इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग फसलें बोई जाती है अल्टरनेट रो पे। मतलब पहली रो में एक फसल बोली, दूसरी रो में फिर दूसरी फसल, फिर तीसरी रो में फिर एक फसल, फिर चौथी रो में दूसरी फसल। इस तरह से अल्टरनेट रो में फसलें बदल बदल के बोई जाती है। एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम्स, और उनको अलग अलग समय पर भी
बोया जाता है। टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, ताकि जो मिट्टी है वो रेन वॉश मतलब वर्षा के साथ बहकर चली न जाए, इसके लिए। फिर नेक्स्ट है कॉन्टूर प्लाइंग। कॉन्टूर प्लाइंग होती है समोच्च रेखीय जुताई करना, खेतों की जुताई करना। कॉन्टूर प्लाइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लाइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर्स ऑफ ए हिल स्लोप टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर टू स्टॉप वाटर फ्रॉम फ्लोइंग डाउन द स्लोप। तो ये समोच्च रेखीय जुताई में भी इस तरह से जुताई की जाती है, पैरेलल मतलब समानांतर, हिल, ठीक है, कॉन्टूर मतलब समोच्च रेखा के समानांतर एक हिल स्लोप में, जिससे कि एक नेचुरल बैरियर बनाया जा सके, एक प्राकृतिक अवरोध या रुकावट पैदा की जा सके, ताकि जो पानी जो है वो ऊपर ढलान से बहकर नीचे ना चला जाए, और उस पानी के साथ जो मिट्टी है वो भी, उपजाऊ मिट्टी है वो भी ना चली जाए, इसके लिए। फिर शेल्टर बेल्ट, रक्षक मेखलाएँ। शेल्टर बेल्ट्स आर द रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। शेल्टर बेल्ट भी एक तरीका है जिसमें कि एक रो में मतलब कतार में पेड़ों को लगाया जाता है, जिससे कि विंड मूवमेंट को रोका जा सकता है, ज़्यादा तेज़ हवा को रोका जा सकता है, ताकि हवा के साथ जो मिट्टी है वो उड़कर चली ना जाए। फिर मिक्स्ड फार्मिंग, इसके अलावा जो मिश्रित खेती की जाती है, मिक्स्ड फार्मिंग की जाती है। एंड क्रॉप रोटेशन, इसके अलावा जो क्रॉप रोटेशन जो की जाती है, मतलब कभी कौन सी फसल बोल दी, अगले साल कौन सी फसल, ये रोटेशन वाइज जो फसल का जो चक्र है, तो रोटेशन वाइज जो हम फसल बोते हैं, इसकी वजह से भी हम भूमि की फर्टिलिटी को बनाए रख सकते हैं। फिर excessive use of fertilizer is also a cause of soil degradation and leads to loss of fertility of soil। हम ज़रूरत से ज़्यादा जब फर्टिलाइज़र या उर्वरकों का यूज करते हैं, या फिर जो कीटनाशकों का यूज़ करते हैं, इसकी वजह से भी हमारी जो भूमि है, उसकी जो मिट्टी है वो उसकी अपनी फर्टिलिटी या उपजाऊपन धीरे धीरे होती जा रही है, और मिट्टी का निम्नीकरण और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिर यूज ऑफ हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज आल्सो मेजर कॉज ऑफ कैंसर। हम ज़रूरत से ज़्यादा मतलब हाई यील्ड क्रॉप मतलब उच्च गुणवत्ता वाली फसलें हम बोते हैं, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा मिट्टी के डिग्रेडेशन और फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की जो फर्टिलिटी उपजाऊपन है उसकी ज़्यादा चिंता सताने लगती है। अब अगला टॉपिक है वाटर, पानी, जल। वाटर इज वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नवकरणीय, मतलब हम इसको रिन्यू कर सकते हैं उसको, मतलब जो गंदा पानी उसको साफ़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, इसलिए इसको रिन्यूएबल बोलते हैं। तो पानी एक महत्वपूर्ण नवकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, और धरती का लगभग 3/4 हिस्सा 71% एरिया पानी से ढका हुआ है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड वाटर प्लानेट, इसीलिए हमारी धरती वाटर प्लानेट भी कहलाती है। फिर ओशन वाटर इज़ सैलिन, लेकिन जो हमारे समुद्र है, महासागर है, उनका पानी तो सैलिन है, मतलब लवणीय है, नमक भरा है उनमें, है ना, लवणीय है, खारा है या नमकीन है। एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और यह मनुष्य के उपयोग के लिए, मनुष्य के उपभोग के लिए फिट नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। वेयर एज फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%, जबकि धरती पर पीने योग्य साफ पानी केवल 2.7% है ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल, जो कि टोटल पानी जितना भी है धरती पे उसका केवल 2.7% पानी ही पीने योग्य है।
ओनली 1% ऑफ दिस फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। और इस 2.7 का भी केवल 1% ही मनुष्य के लिए उपलब्ध है और उसके लिए फिट है, वो उसको यूज कर सकता है। एंड इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर एज, और ये ज़मीन के अंदर, ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर और ऊपर, जो ज़मीन के ऊपर जैसे रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड है, इनमें सुरक्षित मिलता है, जिसका यूज हम कर सकते हैं अपने घरों में टैप के द्वारा। तो केवल 1% पानी ऐसा है धरती का पीने योग्य पानी में जो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश वाटर इज़ द मोस्ट प्रेशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। जो ताज़ा पानी है, शुद्ध जो पानी है, वो धरती पर सबसे कीमती पदार्थ माना जाता है। इट कैन नीदर बी एडेड नॉर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। धरती पर जितना पानी है उतना ही रहेगा। जैसे धरती पे 71% पानी है तो वो उतना ही रहेगा, वो ना तो बढ़ सकता है ना घट सकता है। वाटर इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वोयर्स ऑफ डैम्स एट्सेट्रा। अब पानी का उपयोग किस काम में होता है? खेती में भी किया जाता है, उद्योग धंधों में भी किया जाता है, बिजली बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, जो कि डैम्स के थ्रू रिजर्वेयर से हम बिजली बनाते हैं। इन सब कामों में पानी का उपयोग किया जाता है। द मेजर कॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब पानी की कमी के मुख्य कारण क्या क्या है? एक तो बढ़ती हुई जनसंख्या, फिर राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड, या फिर राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, खाने की और जो कैश क्रॉप्स है, नकदी जो फसल होती है, जिनको बेचने से हमें नगद पैसे मिलते हैं, नगद धन मिलता है, ऐसी चीज़ों की डिमांड या उनकी मांग भी बढ़ती जा रही है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, या बढ़ता हुआ शहरीकरण, एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, और यह लोगों का जीवन स्तर जो बढ़ रहा है उसकी वजह से भी पानी की कमी हमें देखने को मिल रही है। वाटर इज अवेलेबल थ्रू द वाटर साइकिल। जो हमें जो पानी मिलता है वो वाटर साइकिल, जल चक्र के द्वारा मिलता है। विच इज़ एक कॉन्स्टेंट मूवमेंट फ्रॉम ओशन टू एटमॉस्फेयर, जिसमें कि जो कॉन्स्टेंट या लगातार जो मूवमेंट हो रहा है ओशन टू एटमॉस्फेयर, मतलब जल चक्र में, या जिसको क्या बोलते हैं वाटर साइकिल जो होता है, उसमें क्या होता है, पहले जो महासागर या ओशन है उसका पानी भाप बन के उड़ता है, भाप बन के आसमान में बादल बन के चला जाता है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में आसमान में जाकर वो बादल का रूप ले लेते हैं, बाद में वो बरस जाते हैं और प्रिसिपिटेशन के द्वारा वो धरती पे आ जाते हैं, बारिश होती है ना। फ्रॉम ओशन एंड एटमॉस्फेयर एंड बैक टू ओशन थ्रू प्रिसिपिटेशन, और वापस वो प्रिसिपिटेशन यानी बारिश के द्वारा या वर्षा के द्वारा हमारे धरती पे वापस गिरते हैं, और वापस वहाँ से बहकर नदियों के द्वारा वापस वो महासागर में जाकर मिल जाते हैं। तो जहाँ से वो उड़ते हैं वहीं से वो वापस जाकर मिल जाते हैं, महासागर से वो बनते हैं, महासागर में जाके मिल जाते हैं। तो ये है वाटर साइकिल। मिस यूज़ एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन लेड टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। हम जो पानी का मिस यूज़ करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग या दुष्प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम उसका उपयोग करते हैं। इसकी वजह से स्कार्सिटी पानी की कमी या अभाव हो जाता है। एंड जुडिशियल यूज़ बाय एवरी इंडिविजुअल इज़ नेसेसरी। तो हर व्यक्ति द्वारा इसको जुडिशियल यूज़ मतलब न्यायपूर्ण तरीके से, सही तरीके से इसको उपयोग किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट हैड वाटर कंजर्वेशन लॉज। सरकार ने कई जल संरक्षण के कानून बनाए हैं। एंड हैज़ मेड लॉज अगेंस्ट पोल्यूशन ऑफ वाटर, और पानी को प्रदूषित करने के खिलाफ भी उन्होंने कुछ कानून बनाए हैं। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज़ नीड ऑफ द आवर, और इस समय की महत्वपूर्ण ये ज़रूरत है कि इनको उचित इम्प्लीमेंटेशन, उचित तरीके से लागू किया जाए। देयर इज़ वाटर शॉर्टेज इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आज हम देखते हैं कि दुनिया के मैक्सिमम या अधिकतम हिस्सों में पानी की कमी देखने को मिलती है। इट मे बी ए कॉन्सिक्वेंस
of variation of seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources। तो हम देखते हैं कि आज दुनिया की अधिकतम देशों में पानी की कमी है। इस इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन है, मतलब जो मौसमी और वार्षिक जो वर्षा होती है, उसके चक्र में हमें अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, स्कार्सिटी हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, ओवर एक्सप्लोटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं, उसको उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और इसकी वजह से एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। और पानी की कमी का एक प्रमुख कारण ये भी है कि जो कंटेमिनेशन होता है, मतलब जल पानी के जो स्रोत होते हैं, वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं, वो कंटेमिनेशन हो जाता है उनका, मतलब वो प्रदूषित हो जाते हैं। ठीक है, पीने लायक नहीं रहता, उसमें बहुत सारी गंदगी की और जो केमिकल वगैरह आके मिल जाते हैं, जिससे वो पीने लायक या प्रयोग के योग्य नहीं रहता है। इसी की वजह से पानी की शॉर्टेज हमें देखने को मिलती है। कंट्रीज़ लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन, और कुछ ऐसे देश है जो कि कुछ क्लाइमेटिक जोन में या जलवायु प्रदेशों में स्थित है, आर मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्रॉट्स। यहाँ पर हमेशा मतलब ये अकाल की समस्या बनी रहती है। ये अति संवेदनशील क्षेत्र है सूखे के लिए, कि यहाँ पे हमेशा अकाल या सूखा होने के चांस रहते हैं। एंड फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी, और ये पानी की समस्या से हमेशा जूझते रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एंड हाई पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब ये जो वैश्विक जो तापमान में वृद्धि हो रही है और जो हर तरफ उद्योग धंधों की उच्च गति हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें साफ़ पानी मिलने की बड़ी समस्या और चिंता सताने लगती है कि अब हम साफ़ पानी कहाँ से लाएंगे। पीने योग्य साफ़ पानी सबकी ज़रूरत होती है, तो ये बड़ी समस्या हो रही है, इसको दूर किया जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, द मेजर प्रॉब्लम ऑफ टुडेज़ वर्ल्ड इज़ शॉर्टेज ऑफ क्लीन एंड एडिकेट वाटर सोर्सेज। तो आज के समय दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम या सब मुसीबत जो सामने आ रही है, वो है साफ़ पानी की और पर्याप्त पानी के स्रोतों की। स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंजर्व वाटर। पानी को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें कदम उठाने चाहिए। वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, पानी एक नवकरणीय स्रोत है, बट इट्स ओवर यूज़ एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। लेकिन इसका जो ज़रूरत से ज़्यादा हम प्रयोग कर रहे हैं और जो पानी को हम गंदा कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, यह प्रयोग के लायक नहीं रहता है। सीवेज, इसके अलावा जो गंदा पानी जो होता है, जो गंदे नाले जाके मिल जाते हैं नदियों में, एग्रीकल्चरल केमिकल, या इसके अलावा हम जो खेतों में केमिकल या फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से। एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्रियाँ या कारखाने जो लगे हैं, इंडस्ट्री जो लगे हैं, उसमें से निकलने वाले दूषित पदार्थ, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, पॉल्यूट द वाटर, ये सब पानी को गंदा कर देते हैं विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड, जिससे पानी में नाइट्रेट्स और कई सारी धातुएं और पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक के मिल जाते हैं, जिससे पानी बड़ा दूषित हो जाता है, बड़ा जहरीला हो जाता है। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। लेकिन जो जंगल होते हैं और जो वनस्पति होती है, प्राकृतिक वनस्पति, वो क्या करती है, इसको कवर कर लेती है, धरती की जो मिट्टी होती है उसको ढक लेती है, जिससे क्या होता है, सरफेस रन ऑफ स्लो हो जाता है। सरफेस रन ऑफ मतलब जो धरातल का जो प्रवाह होता है, जो मिट्टी कट कट के पानी के साथ बह जा रही है, वो धीमा हो जाता है। और रिप्लेनिश, इसके अलावा ये रिप्लेनिश कर देता है, मतलब फिर से भर देता है अंडरग्राउंड वाटर को। जो धरती के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसको वो फिर से भर देता है, या उसमें फिर से वो जो पानी की कमी होती है उसको वो पूरा कर देते हैं। इसलिए फॉरेस्ट और वेजिटेशन हमारी धरती के लिए और पानी के लिए, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और हमें
ज़िंदा रहने के लिए भी पेड़ पौधों की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन वगैरह चाहिए। तो जो जंगल है या पेड़ पौधे हैं हमेशा हमारे लिए वरदान साबित होते हैं, तो हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है वाटर हार्वेस्टिंग मेथड कैन आल्सो बी अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेस। पानी के जो स्रोत है उनको बचाने के उपाय, उनको बचाना कैसे कैसे बचाना चाहिए, संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए। देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग मेथड कैन आल्सो बी यूज टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो जो वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, मतलब जल संग्रहण के जो तरीके हैं, ये भी कुछ उपाय है जिससे कि हम सरफेस रन ऑफ को या जो धरातलीय प्रवाह है उसको बचा सकते हैं, मिट्टी को या धरातल को बहने से, पानी के साथ बहने से रोक सकते हैं। कैनल्स यूज फॉर इरिगेशन शुड बी प्रॉपरली चेक्ड। और जो सिंचाई के लिए हम नहरों का प्रयोग करते हैं उसको हम अच्छे से जांच की जानी चाहिए उनकी, कि कहीं उनमें से लीकेज तो नहीं हो रही। फॉर वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड एवोपरेशन, कि उनके अंदर से कहीं रिसाव तो नहीं हो रहा, सीपेज यानी रिसाव तो नहीं हो रहा है, और एवापोरेशन मतलब कहीं उसका वाष्पोत्सर्जन या भाप बन के वो उड़ तो नहीं रहे। तो इन सब की जानकारी इसका पूरा चेक होना चाहिए ताकि जो नहरों में जो पानी है वो वेस्ट ना हो सके। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टिंग इट टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इज़ स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। एक दूसरा तरीका है कि हम बारिश के पानी को स्टोर करके रख सकते हैं। हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है उसके ऊपर जो पानी आता है छतों पे, वो सारा पानी पाइपलाइन के द्वारा एक अंडरग्राउंड ड्रेन में डाल दिया जाता है। एक प्लांट बनाया जाता है अंडरग्राउंड करके, तो जितना भी बारिश का पानी आता है वो पूरा पाइपलाइन के द्वारा वो छन के ज़मीन के अंदर चला जाता है, ताकि जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का वो धीरे धीरे ऊपर आ सके। इस तरह से अंडरग्राउंड वाटर का लेवल हम ऊपर ला सकते हैं। हम अपने घरों पर भी ऐसा रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान लगा सकते हैं और अपने आसपास के क्षेत्र का जो लेवल है अंडरग्राउंड वाटर का उस लेवल को हम ऊपर ला सकते हैं। रिसाइकलिंग प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड टू कंजर्व वाटर एंड टू स्टॉप वेस्टेज। इसके अलावा रिसाइकलिंग प्लांट जो होते हैं, मतलब जो पुनर्चक्रण संयंत्र तो पानी को दोबारा से रिसाइकल करके यूज़ कर सके, ऐसे प्लांट हमें इंस्टॉल या उसको लगाना चाहिए ताकि जो पानी है उसको सुरक्षित किया जा सके और उसका वेस्टेज को रोका जा सके। बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ शुड बी डेवलप्ड टू कंजर्व वाटर। और पानी को सुरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए हमें बेहतर सिंचाई की सुविधाएं भी करनी चाहिए, ताकि हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी को वेस्ट ना कर सके। बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा ही बूंद बूंद पानी की पद्धति के द्वारा ही हम सिंचाई कर सके, ताकि कम से कम पानी के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा सकें। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी बचा हुआ चैप्टर हम पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।